वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये बेसिकली हमारा टॉपिक जो है वो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर कम्युनल जो राइट्स हैं, जो कम्युनल दंगे हैं, वो कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो क्या है कि ये जो हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके ऊपर कई बार आर्टिकल भी आ चुका है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उस क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है मैंने कुछ तैयार किया हुआ है। जैसे कि इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि इज यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ डिजायरेबल इन इंडियन पिक्चर्स, यानी कि जो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसे हम यूसीसी बोलते हैं, क्या वो हमारे भारत के अंदर क्या उसकी नीड है, क्या हमारे भारत के सिनारियों के अंदर क्या उसकी आवश्यकता अभी है। तो इसके ऊपर हम एक ऐसे देखने वाले हैं। तो प्लीज पूरा सेशन आप कंप्लीट वो जरूर कीजिएगा। फीडबैक जैसा भी होता है आप हमें जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप सीएपीएफ के एस्पिरेंट हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपको पेपर 2 के लिए बहुत ही सारे अच्छे कंटेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पर मिल जाएंगे। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो हम अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, यानी कि हमारे सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे उनकी धर्म हो, चाहे वो कोई से भी धर्म के क्यों ना हो, शैल बी ट्रीटेड, उनका जो स्वागत है, उनकी जो बोल सकते हो एक तरीके से उनको जो ट्रीट किया जाना है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू अ नेशनल सिविल कोड, यानी कि जिसे हम यूसीसी कहते हैं। तो बेसिकली ये यूसीसी के बारे में है कि यूसीसी क्या है, उसको मैंने डिनोट किया हुआ है कि जो यूसीसी है यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ये कहती है कि हमारे सोसाइटी के चाहे कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो बोल सकते हो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, वो किसी रिलीजन का हो, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, तो उसके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। सभी को जो है वो एक समान ट्रीट किया जाएगा इस कोड के अंदर, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग सभी के साथ बिना भेदभाव के एक समान जो व्यवहार है वो किया जाएगा। दिस वर्डिक्ट कैम अंडर पार्ट 4। ये जो हमारी वर्डिक्ट है ना, जो हमने ऊपर लाइन पढ़ी, ये हमारी वर्डिक्ट क्या है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर लिखी गई है। और ये जो वर्डिक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 4 के अंदर लिखा गया है। और ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्ट 4 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का, विच आर नॉन इन्फोर्सेबल, यानी कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी कि इसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट से आप ये नहीं कह सकते कि संविधान में ये चीज लिखी गई है और इसका जो पालन है वो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये इन फोर्सेबल है, यानी कि इसके ऊपर अगर सरकार की मर्जी है तो वो कानून बनाएगी, लेकिन आप इसे लेकर के क्या नहीं हो सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये बेसिकली बात करी गई है यूसीसी के बारे में। फिर से बता देता हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हैं कि जो हमारी यूसीसी है वो ये कहती है कि चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति का इंसान हो, उन सभी के साथ हम समान व्यवहार करेंगे इस लॉ के अंदर। ये जो हमारे वर्डिक्ट हैं ये आते हैं हमारे पार्ट 4 के अंदर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि हमारा अभी इनफोर्सेबल होता है, जो कि एक नॉन इनफोर्सेबल एलिमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर मैं बॉडी की बात करूं तो हम बॉडी किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यूसीसी रिफर्स अ कॉमन सेट ऑफ लॉज गवर्निंग सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजन, यानी कि जो हमारे प्रत्येक सिटीजन है, जो एवरेज सिटीजन है, उनके जो कॉमन सेट ऑफ लॉज होते हैं, जैसे सिविल मैटर वगैरह हो गए। तो जैसे कि हमारे कुछ सिविल मैटर्स हो गए ना, जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज हो गई, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो गई। तो कहीं ना कहीं इन सभी मैटर को ये हमारी जो यूसीसी है वो कवर करती है। कहने का मतलब ये है कि यूसीसी रेफर करता है एक कॉमन सेट ऑफ लॉ को, यानी कि एक ऐसा कानून है जो कि सिविल राइट प्रदान करता है, एक बोल सकते हो कि सिविल अधिकार देता है हमारे प्रत्येक सिटीजन को। और ये कौन कौन से एरिया कवर करता है, जैसे कि मैरिज हो गया, अगर आपका कोई भी मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट है तो आप इस यूसीसी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। डाइवोर्स जैसा जो बोल सकते हो एक मैटर हो गया, उसको भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। मेंटेनेंस, अगर डाइवोर्स के बाद कितना रुपए किसको देना होगा, क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो मान लो उसको कुछ पेड दिया जाता है, पैसे वगैरह पेड किए जाते हैं, तो ये मेंटेनेंस के अंदर आता है। ये सारी चीजें ना यूसीसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करूं तो ये भी इसके अंदर आता है। सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी जो है वो इसी के अंदर कंसीडर की जाती है। आर्टिकल 44 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारी आर्टिकल नंबर 44 है किसकी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं। तो आर्टिकल 44 ऑफ द डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेट ड्यूटी ऑफ स्टेट, ये बेसिकली वो क्या करता है, जो डीपीएसपी है वो ड्यूटी देता है, उसका एक कर्तव्य है, वो बताता है ये स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वो क्या करे, यूसीसी यानी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको वो क्या करे,
अपने स्टेट के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करे। तो हमने बॉडी के अंदर क्या देखा कि हमारी यूसीसी होती है वो क्या रेफर करती है, ये किन किन एरियाज को कवर करती है और ये कहाँ पर मेंशन्ड है और ये किससे कहती है कि वो इसे लागू कर सकती है। तो हमने देखा ये सारी चीजें बॉडी के अंदर। बॉडी को थोड़ा और ब्रॉड करते हैं और हम बात करते हैं कि ये जो हमारी यूसीसी है ये वाई इट इज डिजायरेबल, ये ऐसी क्यों है, इसकी नीड क्यों है हमें। तो इसके ऊपर हम बात करें तो यूसीसी इज अ डिजायरेबल, यानी कि जो हमारी यूसीसी है वो अभी डिजायरेबल है, उसकी नीड हमें है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं। वे रीजंस कौन कौन से हैं वो हम बात करें तो इट विल इंटीग्रेट इंडिया। अगर जो हम यूसीसी की बात करते हैं ना तो हम कह रहे हैं कि इसे भारत में इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछता है कि अच्छा ये बताओ क्या कारण है, क्यों कहना चाह रहे हो कि यूसीसी को भारत में इंप्लीमेंट कर देना चाहिए, उसकी नीड क्यों है। तो हम रीजन बता रहे हैं कि बेसिकली हमारा रीजन ये है कि इट विल इंटीग्रेट इंडिया, कि ये क्या करेगा, हमारे भारत को इंटीग्रेट करेगा, एकता प्रदान करेगा। किस तरीके से करेगा, तो इट विल हेल्प इन अ ब्राइंगिंग एवरी इंडियन, ये बेसिकली क्या करेगा, हेल्प करेगा, सहायता करेगा, जो हमारा प्रत्येक भारतीय नागरिक है वो एक साथ आ जाए। डिस्पाइट हिज कास्ट, उसकी कास्ट चाहे कोई सी भी हो, डिस्पाइट हिज रिलीजन, चाहे उसका रिलीजन कोई भी हो, या फिर वो किसी भी ट्राइब का क्यों ना हो। मतलब क्या है कि हमारी कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है। ये जो लॉ है वो हमारे इंडिया को इंटीग्रेट करेगा। किस तरीके से करेगा, तो देखते रहिएगा। ये बोल रहा है कि ये बेसिकली सहायता कर सकता है हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को एक साथ लाने में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी ट्राइब का हो। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारी यूसीसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनके जो सिविल्स लॉ हैं वो इन्हीं को फॉलो करके बनाए जाएंगे, और इन्हीं को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो सारे ये कास्ट के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, ट्राइब के लोग हो गए ना, वो सारे के सारे हमारे नेशनल सिविल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आ जाएंगे, जिससे कि हमें इंटीग्रेट इंडिया जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे इंडिया को इंटीग्रेट कर सकता है, अखंड भारत बना सकता है। तो इसकी हम बात कर सकते हैं, ये इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हमारे इंडिया को अखंड भारत बनाने में हेल्प कर सकता है। दूसरा रीजन क्या है उसको देख लेते हैं। तो विल हेल्प इन रिड्यूसिंग वोट बैंक, ये क्या होती है, जैसे हमारे वोट बैंक पॉलिटिक्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि ना कुछ लोगों के जो वोट होते हैं वो कुछ विशेष कास्ट के अंदर होते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखो कि कुछ हमारे ऐसे पार्टीज होती है ना जिनका वोट बैंक कोई कास्ट होता है, कुछ कास्ट के लोग ही उनको वोट करते हैं, और उनको लगता है कि अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम हटा देते हैं ना तो हो सकता है कि हमारी वोट बैंक जो है वो भी चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जब ये आएगा, जब उनके सिविल मैटर को हम पूरे लोगों के सिविल मैटर को एक नजरिए से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी जो ऊपर पॉलिटिक्स होती है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो अ यूनिफॉर्म सिविल कोड विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग वोट बैंक पॉलिसीज, यानी कि जो हमारे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये एक सहायक हो सकती है कि जिससे कि हमारे वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जो कि लोग वोट के ऊपर, जाति के ऊपर ना वोट लेने का जो एक बोलते हैं कि पॉलिटिक्स बना लेते हैं वोट लेने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। द मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, अधिकतर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना जो कि इंडक्ल हैं इस समय इलेक्शन के अंदर, वो ये नहीं चाहते कि हमारी जो यूसीसी है वो उसका इंप्लीमेंटेशन किया जाए, क्योंकि वो इसका फायदा उठाती हैं। तो जो हमारी मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो कि अभी प्रत्येक इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नजरिया बदलेगा, और वो भी जो है वो कास्ट और रिलीजन से हट करके ना एक दूसरी डायरेक्शन में विकासवादी विचारधारा में सोचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमको ये फायदा हो सकता है। तीसरी अगर मैं बात करूं रीजन की, तो तीसरा रीजन ये होता है कि पर्सनल लॉ आर अ लूप होल। कई बार हम देखते हैं ना किसी धर्म के अंदर कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिनको हम जानते तो हैं, हम एक्सेप्ट भी करते हैं, हमारी सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन उन कमियों को ना कोई दूर नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं मुस्लिम की बात करूं तो इस्लाम धर्म में क्या था कि जो 3 तलाक का था, ठीक है, जिसको मोदी जी ने अभी खत्म किया, तो वो जो 3 तलाक वाला मुद्दा था वो एक लूप होल था, उससे हमारी बहुत सारी जो फीमेल है वो प्रभावित थे। ठीक है, तो वो एक लूप होल है। तो कहीं ना कहीं ये लूप होल तो था, लेकिन इसको सही नहीं किया जा रहा था। तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो ये जो सिचुएशन है वो हमें देखने को नहीं मिलती। तो पर्सनल लॉ ऑफ अ लूप होल, बेसिकली जो हमारे लूप होल होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं, जैसे कि बाय अलाउइंग द पर्सनल लॉ वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूट अ अल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम। क्या होते हैं कि जो हमारे पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ना तो मुस्लिम का एक सरिया लॉ है। सरिया लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है कि उनकी सुनवाई होती है, उनके धर्म की कोई भी बात होती है तो वो उसी के तहत जायज या नाजायज जो है वो करार किया जाता है। तो इसमें हमारी जो जुडिशियल पावर होती है ना उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। वे अपने लिए एक अल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं, जिसके वजह से उनके पर्सनल लॉ के अंदर हमें लूप होल भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इस यूसीसी को जो है वो लेकर के आते हैं तो ये कहीं ना कहीं उसे चेंज करेगा। तो दैट स्टिल ऑपरेट ऑन थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये जो हमारे लूप होल है, जो इसमें कमियां हैं वो बरसों से चली आ रही हैं, ऐसा नहीं कि एक आज या कल
से स्टार्ट हुई थी, ये कई सालों से आ रही हैं, ये इनकी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड वैल्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो लेकर के आते हैं, तो क्या होगा कि ये हमारे जो लूप होल है ना, इनको हम चेंज कर सकते हैं और इन्हें हम और अच्छा भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे रीजंस होते हैं जिनके वजह से हम कह सकते हैं कि हमें जो है ना वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के आना चाहिए। कुछ और भी रीजन है, उनकी हम बात करें, जैसे कि इट प्रमोट अ रियल सेकुलरिज्म, यानी कि हम भारत की बात करते हैं ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत के अंदर किसी भी धर्म की मान्यता उतनी ही है जितनी की जो बोल सकते हो ना कि मेजोरिटी की है उतनी ही माइनॉरिटी की है, यानी कि भारत में सभी धर्मों को बराबर एक तरीके से सहूलियत जो है वो दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसकी मदद से ना हम रियल सेकुलरिज्म को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड डजंट मीन, जो हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड होती है, कई बार इसका लोग मतलब ऐसा निकालते हैं ना कि ये हमारे फ्रीडम के ऊपर एक बाउंडेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूनिफॉर्म सिविल कोड डजंट मीन इट विल लिमिट द फ्रीडम ऑफ पीपल टू फॉलो देयर रिलीजन। यानी कि जो हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड होती है उसका कहीं से भी ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि वो आपकी धार्मिक जो स्वतंत्रता है ना उसको ये लिमिट कर रही है, उसको ये रोक रही है, ऐसा इसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। इट जस्ट मीन्स, इसका मात्र इतना सा ही मतलब होता है कि एवरी पर्सन विल बी ट्रीटेड एट द सेम, यानी कि जो हमारा प्रत्येक इंसान है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जब वो यूसीसी को फॉलो करेगा तो उनको सभी को एक सेम जो है वो ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मेजोरिटी हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो ना, सभी को एक नजरिए से देखा जाएगा। तो ये लोगों के अंदर हमें बताना होगा, ये लोगों को हमें जताना होगा, तो इसलिए हमें आवश्यक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है हम भारत के अंदर इंप्लीमेंट करें। नेक्स्ट क्या हो सकता है रीजन? नेक्स्ट रीजन है कि वुमेन, मोर राइट टू द वुमेन, यानी कि महिलाओं को जब ये हमारा यूसीसी आ जाएगा ना, तो महिलाओं को इसके अंदर काफी ज्यादा बोल सकते हो अधिकार मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं ना इस्लाम धर्म के, तो इस्लाम धर्म में क्या है कि जो पॉलीगेमी होती है ना उसको एक तरीके से बोल सकते हो कि लीगल माना गया है, यानी कि एक जो इंसान है वो 2-3 शादियां कर सकता है और ये उनके अंदर लीगल है। तो इससे क्या होती है कि जो वुमेन की कंडीशन होती है, जो महिलाओं की स्थिति होती है, वो हो जाती है खराब। तो कहीं ना कहीं अगर यूसीसी आता है तो सभी के लिए एक बोल सकते हो कि कॉमन सिविल लॉ होगा और इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मोर राइट टू द वुमेन इसमें मिलेगा। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विल आल्सो हेल्प टू इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर रह रही महिलाओं का जो कंडीशन है, जो स्थिति है, कहीं ना कहीं इसके द्वारा सुधारा जा सकता है जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो भारत के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे वो रीजन रहते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन की अपील कर सकते हैं सरकार से। एक और रीजन है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो साइन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन, यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जो भारत है वो एक प्रोग्रेसिव नेशन है, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे विकास कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम विकास कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि हमें और पीछे ढकेले, जैसे कि हमें जाति पात में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें ये चीजें हमको प्रमोट करेंगे, जैसे कि इट विल हेल्प द सोसाइटी मूव फॉरवर्ड एंड टेक इंडिया टुवर्ड इट्स गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री, यानी कि जैसा कि डेवलप्ड कंट्री में होता है ना, तो अगर हम यूसीसी को भी इंप्लीमेंट करें तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी है वो पुराने ख्यालातों से हट करके थोड़ा आगे बढ़ेगी, और जब वो आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ जाएंगे और हमारा इंडिया भी डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी नीड्स होती हैं, इनके वजह से हम कह सकते हैं कि यूसीसी को भारत के अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब हमारे कुछ ऐसे भी रीजन हैं जो ये कहते हैं कि ये अभी भारत के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों है? तो व्हाई इज इट नॉट डिजायरेबल, ये ऐसा क्यों है कि भारत के अंदर अभी इसकी आवश्यकता नहीं है? तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं सजेस्ट कर सकता हूं आपको। वो ये है कि हियर आर सम रीजंस, यहां पर आपको कुछ कारण देखने को मिल जाएंगे विच मेक इट नॉट डिजायरेबल, जो इसको क्या करते हैं, अभी ये बताते हैं कि अभी ये डिजायरेबल नहीं है, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। पहला क्या है कि रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट, अगर हम इसे भारत में लेकर के आते हैं ना, भारत के अलग अलग राज्यों में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटीमेंट हमें देखने को मिलेगा, कई लोगों की जो धार्मिक मान्यता है उसको ठेस पहुंचेगी। तो ये बेसिकली कारण है जिससे हम कह सकते हैं कि हम जो इस चीज को है वो भारत में नहीं ला सकते। जैसे अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री, भारत एक धार्मिक देश है। एवरीवन लव हिज रिलीजन एंड देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, प्रत्येक इंसान ऐसा है जो अपने धर्म को जो है वो काफी ज्यादा पसंद करता है और उस धर्म के जो प्रैक्टिसेस होते हैं उनको वो काफी बोल सकते हो दिल से फॉलो भी करता है। ऐसा नहीं है कि वो दिखावे के लिए फॉलो करता, वो उसको फॉलो भी करता है, प्रत्येक अपने धर्म को पसंद भी करते हैं। तो ऐसा क्या हो जाएगा, जब हम इस यूसीसी को ना इंप्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको हर्ट होगा, और ये उनको हर्ट पहुंचा सकता है उनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स को, जो उनके बोल सकते हो ना कि जो धार्मिक चीजें हैं, जैसे मान लो कुछ धर्म में चीजें लिखी गई हैं, उनको हम अगर चेंज करेंगे ना अपने कानून से, तो कहीं ना कहीं लोग ये सोचेंगे कि यार हमारा तो धर्म बदला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बोल सकते हो कि ये
निगेटिव असर हो जाएगा सरकार के ऊपर लोगों का। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम इसे भारत में इंप्लीमेंट अभी नहीं कर सकते। दूसरा रीजन क्या है जिसके वजह से हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वो ये है कि वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 25, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 में कुछ चीजें लिखी गई हैं, उनको मैं पढ़ूं तो अभी पता चलेगा कि ये वॉयलेशन भी है आर्टिकल नंबर 25 का। आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो आर्टिकल नंबर 25 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस फ्रीली प्रोपोगेट एंड परफॉर्म आवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस वेयर इट कैन रेस्ट्रिक्टेड देम। कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 जो है वो ये कहता है कि भारत के अंदर तो ये मान्यता दी गई है सभी लोगों को कि उनके धर्म के जो भी प्रचार प्रसार हैं, जो धर्म की चीजें हैं, जो धर्म में वो परफॉर्म करते हैं, वो पूरे तरीके से फ्री होकर के कर सकते हैं। सरकार उनके ऊपर रोक नहीं लगाएगी। अगर मान लो कल को सरकार ये नियम लेकर के आती है और किसी धर्म का बोल सकते हो कोई नियम जो है वो इसकी वजह से रेस्ट्रिक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं ये वायलेशन ऑफ 25 हुआ ना, आर्टिकल नंबर 25। तो ये भी एक बोल सकते हो कि रीजन बनता है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारी ये जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसे भारत में लागू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे क्या रीजन होते हैं इसको ना लागू करने के लिए? वो होता है राइट्स यानी कि दंगे। तो जाहिर सी बात है यार, भारत में अगर ऐसा कुछ काम करोगे ना तो दंगे होने फिक्स हैं। जैसे कि रिलीजन बोल सकते हो, रिलीजन इज अ सेंटिमेंट इशू। भारत के अंदर एक ना रिलीजन जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव और मुद्दा बन जाता है, हमारा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है, और ये काफी ज्यादा सेंसिटिव इशू भी है इन इंडिया, भारत के अंदर। हियर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पर एक आपको चांस देखने को मिल सका, संभावनाएं यहाँ बनती हैं कि यदि इफ वी इंप्लीमेंट यूसीसी इन आवर कंट्री, अगर हम अपने भारत के अंदर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करते हैं, इसे लेकर के आते हैं, तो सो इट कैन कॉजेज अ राइट्स। तो कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या, अगर आप इसे लेकर के आओगे ना बिना लोगों को बताए, बिना लोगों को समझाए, अगर आप ये लेकर के आते हो, आप बताते हो कि आपके धर्म में ये चीजें गलत हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको इंप्रूव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ऐसा लगेगा ना कि उनके धार्मिक चीजों के साथ छेड़छाड़ हुई है, और इंडिया इस चीजों का गवाह है कि उसके धर्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ होगी ना तो दंगे होने फिक्स हैं। तो भारत के अंदर ऐसे दंगे भी देखने को मिल जाएंगे जब हम यूसीसी को जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यूसीसी को लागू नहीं करना चाहिए अभी। ठीक है। एजुकेशन की मैं बात करूं, देखो एजुकेशन इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि हर इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा ना तो वो इन सारी चीजों को समझेगा, वो कमियों को समझेगा, और जो सरकार उसमें सुधार लेकर के आ रही है ना उसको वो एक्सेप्ट भी करेगा। तो एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो आवर इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, हमारा जो भारत है वो एक डेवलपिंग नेशन है, वो एक विकासवादी देश है, विकास कर रहा है अभी वो। तो एंड रेट ऑफ लिटरेसी, अगर मैं भारत की लिटरेसी रेट की बात करूं तो वो अभी कम है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हम लोग लिटरेट हो चुके हैं, हालांकि पढ़ सारे लोग रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारी जो लिटरेसी रेट है वो काफी कम है। तो कहीं ना कहीं इसे हमें पहले सुधारना होगा। अगर हम इसे नहीं सुधारते और यूसीसी को लेकर के आते हैं तो होगा क्या? सो हियर कैन बी अ चांस, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए वेयर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस लॉ। वो लोग जो हैं, जो अभी मान लो जिनको अभी ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं, तो वो तुम्हारे लॉ को समझेंगे नहीं, जो तुम लॉ लेके आना चाह रहे हो, या हम जो लॉ लेके आना चाह रहे हैं ना, अगर उसे कॉमन पीपल समझेगा नहीं तो वो क्या करेगा, उस लॉ को वायलेट करेगा। और सरकार की जो लॉ वायलेट होते हैं ना, इसका मतलब कि सरकार पर सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपको फेलियर को दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं इसे हम लाने से पहले ना अपने पीपल को, अपने जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एजुकेट करना होगा, तभी इस लॉ को जो है हम लेकर के आ सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, हमारी एक रीजन हो जाती है जिसके वजह से हम क्या नहीं कर सकते, यूसीसी को अभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो हम कंक्लूजन के अंदर क्या देख सकते हैं, तो लॉ कमीशन से, जो हमारे भारत की लॉ कमीशन है जो कानून बनाती है, वो क्या कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। कहती है भैया हमारी लॉ कमीशन कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, अभी भारत में ना तो इसकी आवश्यकता है और ना ही अभी इसकी कोई जरूरत है इस समय पर कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है वो भारत के अंदर इंप्लीमेंट करें, लेकर के आए। लेकिन वही अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, वो कई बार कह चुकी है कि भारत के अंदर वो समय आ गया है जब भारत के अंदर भी यूसीसी को जो है वो इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। तो हमें क्या है यार, देखो एक तरफ तो लॉ कमीशन जो है वो भी एक सरकारी संस्था है, वो ये कहती है कि भैया अभी ये समय पर भारत के अंदर हम यूसीसी को नहीं ला सकते, ना ही इसकी कोई जरूरत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं भैया, अभी क्या है ना कि आपको जो है यूसीसी को लागू करना होगा, क्योंकि जो सिचुएशन है ना वो और बढ़ती जा रही है और बिगड़ती जा रही है। तो आफ्टर अबव एनालिसिस, जो भी हमने ऊपर एनालिसिस करे, जो नीड देखे, जो हमने चीजें देखी, उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन से यूसीसी इज अ नीड ऑफ आवर, यानी कि हम कह सकते हैं कि भैया जो यूसीसी है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो समय की मांग है। समय चाहता है कि यूसीसी को इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन इसके पहले जब हम इंप्लीमेंट करें, बट बिफोर इंप्लीमेंटिंग इट वाज शुड बी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉ टू द पीपल, यानी कि लोग जो है ना, जब हम इसे इंप्लीमेंट करें उससे पहले हमें क्या करना
होगा, हमें चाहिए कि हम लोगों को समझा पाएँ कि भैया इस लॉ में है क्या? क्योंकि लोगों को जब ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी ना, तो वो इसका विरोध नहीं करेंगे और वो और भी पीपल जो होंगे ना उनके आस-पास के, उनको भी वो समझाएँगे। तो कहीं न कहीं हमें ऐसा चाहिए कि जो हमारी जनता है, जो हमारे लोग हैं, इम्प्लीमेंट करने से पहले इस लॉ को उनको पूरी तरीके से समझा दिया जाए। अगर मैं गोवा की बात करूँ तो गोवा इज़ द परफेक्ट एग्ज़ाम्पल। गोवा एक काफ़ी परफेक्ट एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिल जाता है भारत के अंदर, जहाँ पर ये यूसीसी जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी कर दी गई है और उसे फॉलो भी किया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा। तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से गोवा ने पहले लोगों में ये चीज़ें भरी, लोगों को बताया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या थे। तो कहीं न कहीं लोगों ने इस चीज़ों को जाना और फिर जब गोवा सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया तो ना ही हमें दंगे देखने को मिले, ना ही कुछ हुआ और सक्सेसफुली गोवा के अंदर आपको यूसीसी देखने को मिलता है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो आपको देखने को मिल जाता है। तो सो वी वुड इम्प्लीमेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना होगा पूरे कंट्री के अंदर, क्योंकि ये तो नीड है, क्योंकि नीड ऑफ आवर है, समय की माँग है, हमें इसे करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रही है कि इसकी आवश्यकता भारत के अंदर है। तो कहीं न कहीं ये तो हमें करना ही होगा, यानी कि भारत के अंदर इसे इम्प्लीमेंट करना ही होगा आने वाले दिनों में। तो फर्दर ईयर्स में इसे भारत के अंदर जो इम्प्लीमेंट है यूसीसी को वो कर देना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन होगा। इस तरीके से हम अपने कंक्लूजन को देख सकते हैं। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, इसका आपका काफ़ी सारा धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।